डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम सारे जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। मेनली इस चैप्टर में आपकी एक आप ये मान लीजिए रामबाण इक्वेशन, जिसको मैं अगर बोलूं मतलब एक ही आपकी इक्वेशन है फेमस, जो कि आप सभी को मतलब जुबान पे रटी हुई होती है ये सब बच्चों को, PV इक्वल्स टू NRT। सबको पता है ये इक्वेशन। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गेलुसैक्स लो, ये सब कुछ पता होना चाहिए, एवोगैड्रो लो भी याद होना चाहिए, बट वो सारे के सारे लो आपकी ये जो इक्वेशन है ना इसको प्रूव करते हैं। कैसे? चलिए एक लो की अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो देखिए आपकी इक्वेशन जो है वो है PV इक्वल्स टू NRT। ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन? अब आप बोलेंगे कि मैम अभी आपने कहा कि आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सभी इसी इक्वेशन से आ जाते हैं। कैसे? जो आपका बॉयल्स लॉ है वो कहता क्या है? देखिए सबसे पहले मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ ने बोला कि जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जो बॉयल्स लॉ की आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन में कंडीशन पुट करूँ तो मेरा है PV इक्वल्स टू NRT। टेम्परेचर को हमने बोल दिया कि आपका क्या है, कांस्टेंट, तो मतलब ये आपका कांस्टेंट है। R तो वैसे ही आपका एक गैस कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट। और जो नंबर ऑफ मोल्स है या फिर अमाउंट ऑफ गैस है वो तो आपकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो इन शॉर्ट जो आपका ये NRT, जो ये तीनों टर्म्स है, मतलब NR और T, ये तीनों ही क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो आप सिंपली बोल सकते हैं यहाँ से कि जो आपका PV है दैट वन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ की थ्रू अगर आप पढ़ें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी रिलेशन को आप ऐसे भी तो लिखते हैं कि PV क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो मतलब इस इक्वेशन से सिर्फ मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो मैंने भी तो यही रिलेशन निकाल लिया था। नेक्स्ट अगर वहीं पर मैं बात करूं आपके चार्ल्स लॉ की, तो देखिए आपका जो चार्ल्स लॉ है ये बोलता है कि जो आपका प्रेशर है वो क्या है आपका कांस्टेंट। अब देखिए इसी इक्वेशन पे मूव कीजिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास इधर बच गया वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल्स टू N अपने आप कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, क्या बचा T। तो T को मैं डिवाइड में ले आऊं तो मतलब यहाँ से मेरा V/T एक कांस्टेंट आ गया, क्योंकि प्रेशर को मैंने इधर भेज दिया। N, R और P तीनों ही एक कांस्टेंट है तो वहां से एक कांस्टेंट टर्म आएगी, तो V/T क्या आ गया, कांस्टेंट। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि जो आपका वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से जो आपका गे-लुसैक्स लॉ है ये बोलता है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस बार हमने क्या पुट किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो देखिए आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम इसको इधर भेज रहे हैं, और NR कांस्टेंट है, तो P/T यहाँ से क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया, राइट। तो देखिए जो गे-लुसैक्स लॉ बोलता है वो सेम, सिर्फ आप उसके कंडीशन को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही सारे लॉज भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके एवोगैड्रो लॉ की, तो जो आपका एवोगैड्रो लॉ है ये क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि कोई भी आपकी 2 या 3 गैसेस हैं और उन गैसेस का अगर टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों गैसेस की टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या है, सिमिलर है, मतलब कि अगर उनके लिए टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या है आपकी सिमिलर, और जो आपकी वॉल्यूम है गैस की वो मैंने बोला दोनों के लिए अगर मैं सेम कर देती हूँ तो उस केस में आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर कंडीशन है तो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो उन दोनों गैस के लिए वो चीज कांस्टेंट हो गई आपकी, राइट। तो यहाँ से जो आपका वॉल्यूम है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए तो मैंने कहा अगर दोनों गैस की वॉल्यूम इक्वल है तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके
इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सारी ही जो जितने भी आपके लॉज हैं वो सारे ही लॉज आपके यहीं से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन के पार्ट पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की। ये आपका नीट 2017 में ही आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक 20 लीटर का कंटेनर है। मतलब आपके पास कोई कंटेनर है जो कि 20 लीटर का है, मतलब हमारे पास वॉल्यूम है। क्योंकि देखिए जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई आपके गैस की वॉल्यूम है। बिकॉज जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जैसे अगर उसको इतने छोटे से कंटेनर में डालेंगे गैस को, तो वो जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है या जितना उनको स्पेस मिल रहा है वो उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपने उतनी ही गैस रखी, मतलब अमाउंट ऑफ गैस आपका बराबर है, उतना ही है, बट कंटेनर का अगर साइज बड़ा कर दिया तो इस टाइम भी जो आपकी गैस है वो पूरे इस कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी। तो मतलब जो आपका कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही क्या होता है आपका गैस का वॉल्यूम। जब हम आइडियल कंडीशन लेते हैं तो हम इसी को कंसिडर करते हैं, जबकि जो आपकी रियल गैस की इक्वेशन थी वहां पे आपने देखा, आपने करेक्शन की V माइनस एन बी, क्योंकि उन्होंने माना कि जो आपकी वॉल्यूम है वो कंटेनर के बराबर नहीं होती, क्योंकि बीच में तो स्पेस भी तो होता है ना। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि वो जो कंटेनर की वॉल्यूम है उसमें से हमने कुछ अमाउंट क्या किया, माइनस किया, उससे हमारे गैस ने जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की वो आई आपकी। तो वो जो करेक्शन है वो हमने रियल गैस इक्वेशन में की थी। बाकी आइडियल गैस इक्वेशन में हम यही मानते हैं कि जो आपकी कंटेनर की वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन दे रखी है कि जो वॉल्यूम है आपकी ये है 20 लीटर एट 400 कैल्विन। टेम्परेचर दे दिया यहाँ पे आपको 400 कैल्विन पे, ठीक है। contains CO2 gas at a pressure of 0.4 atmosphere। CO2 गैस को कंटेन कर रहा है और वहां पे जो आपका प्रेशर है वो कितना है, 0.4 एटमॉस्फेयर, ओके। एंड एन एक्सेस ऑफ SRO, मतलब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है आपका एक्सेस में। तो कह रहे हैं कि ये आपका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड सॉलिड है, तो इसकी वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर दो, इसकी वॉल्यूम हमें कंसिडर नहीं करनी। इसने बोला कि जो ये आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में आपकी CO2 गैस है और इसी कंटेनर में आपका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। तो आप स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो कि आपका एक सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर दो। मतलब इन शॉर्ट ये यही कह रहा है कि जो कंटेनर की वॉल्यूम थी जो हमने बताई आपको 20 लीटर है, उसी को आप अपनी गैस की वॉल्यूम कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड। अब हमने क्या किया, जो वॉल्यूम है कंटेनर की उसको डिक्रीज कर दिया बाय मूविंग द पिस्टन। कैसे डिक्रीज किया हमने, बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। तो जो कंटेनर में हमने मान लीजिए इस टाइप से आपका एक पिस्टन था, वॉल्यूम डिक्रीज कर दी इतनी, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है ना, यही सिर्फ इसकी वॉल्यूम है, मतलब अब इस कंटेनर की वॉल्यूम इतनी रहेगी। तो अगर इसको मैं कंडीशन फर्स्ट मानती हूँ तो ये हमारी सारे V1, T1 और P1 की कंडीशंस हैं। तो अब जो आपका न्यू V2 है वो मतलब V1 से कुछ अमाउंट कम है, जो कि हमें नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देन आपको कह रहा है यहाँ पे कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम प्रेशर वो अटेन कर लेता है तो उस केस में आपकी गैस का जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम वो कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और उस कंडीशन के लिए जो ये आपकी सेकंड कंडीशन है उसके लिए हमें दे रखा है ये इक्वेशन है आपकी। ये इक्वेशन प्रोसीड करी जहाँ पे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो था ये आपका ब्रेक हुआ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड CO2 में, जिसके लिए Kp क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट प्रेशर कंडीशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज स्ट्रोंशियम, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ना। हमें तो Kp दे रखा है और Kp का तो हमें कुछ यूज भी नहीं नजर आ रहा, कैसे यूज करेंगे इसको। तो कह रहा है कि ये है आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो कि आपका एक सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में मूव किया, यह है आपका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, एंड देन है CO2 गैस, ठीक है। अब आपको किसी भी इक्विलिब्रियम का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है तो वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या लिखते हैं आप, तो डिपेंड करता है कि जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं वो किस टर्म्स में लिख रहे हैं, मतलब मोल्स की टर्म में लिख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो, प्रेशर की टर्म में लिख रहे हो, ठीक है। बट होता क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है
वो डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट, जिनकी भी टर्म्स में लिख रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे Kp लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में भी Kp दे रखा है, तो मतलब हम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं प्रेशर की टर्म्स में। तो मतलब प्रेशर प्रोडक्ट जो आपके बन रहे हैं रिएक्शन में वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब आपको पता है कि जो प्रेशर है वो गैसेस का होता है, सॉलिड का नहीं होता। ये क्या है आपका सॉलिड, तो मतलब इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा CO2 का। ठीक है, अगर मैं इसका प्रेशर लिख भी दूंगी तो ये आपका कंसिडरेबल नहीं है। डिवाइडेड बाय में आता आपका इसका प्रेशर, अब ये भी सॉलिड है, इसका भी कोई प्रेशर कंसिडर नहीं होगा। मतलब कि जो आपका Kp है वही क्या है आपका प्रेशर है CO2 का। ओके, और एक बार हमें CO2 का प्रेशर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपकी P2 की वैल्यू है वो मुझे पता चल गई, जो कि है आपकी 1.6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है उन्होंने कुछ चेंज नहीं बोला, तो मतलब यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है। तो अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि जब अगर मैं ये टेम्परेचर कर देती हूँ तो उस टेम्परेचर के टाइम पे जो आपका कंटेनर का वॉल्यूम है वो कितना हो गया, ये आपको पता करना है। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको पता है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। गैस है, कोई एस्केप आउट नहीं हुई, उसी कंटेनर में है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, R कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ पे P1 और V1 दोनों हमें पता है, P1 है आपका 0.4, ओके, एंड देन जो V1 है आपका वो है 20 इक्वल्स टू P2, हमें पता है ये है आपका 1.6 इनटू में V2 तो हमें पता ही नहीं है, V2 तो हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब आप V2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ गया आपका 1.6। ठीक है, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आ रहा है आपका 5। ठीक है, और क्योंकि हमारा देखिए प्रेशर से प्रेशर तो कट हो गया, तो वॉल्यूम की जो यूनिट्स आएंगी वो आपकी लीटर में आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमें लीटर दे रखा था। तो मतलब जब इन्होंने पिस्टन मूव किया तो कंटेनर की वॉल्यूम आपकी कितनी रह गई, 5 लीटर। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहे हैं कि इक्वल मासेस दे रखे हैं आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, 3 गैसेस हैं जिनको हमने एक कंटेनर में लिया, जिसकी वॉल्यूम क्या है आपकी V, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल कंडीशंस में। आपको बताना क्या है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2O2 CH4 वुड बी। आपको वॉल्यूम बताना है और हमें ये बता रखा है कि तीनों गैसेस का मास इक्वल है। तो हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम और मास में कहीं से हमें रिलेशन मिल सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आएगा आपका एवोगैड्रो लॉ, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हो, तो जब हमने उनको एक ही कंटेनर में रखा है तो टेम्परेचर और प्रेशर तो बिल्कुल सेम है तीनों गैस पे, तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स पे। राइट, अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें हर एक गैस का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका जो मास है वो क्या है आपका बिल्कुल इक्वल है। तो मान लीजिए कि जो आपकी, मैं मास की अगर बात करूं, मास ऑफ H2 even O2 एंड मीथेन CH4 होती है, तीनों का ही मास कंसिडर कर लिया x ग्राम, क्योंकि तीनों का इक्वल मास है तो तीनों का मैंने इंडिविजुअल माना कि तीनों का ही x ग्राम है। आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम तो मोल्स की टर्म में बात करेंगे ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की बात मैं करूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मास तो है आपका x ग्राम और H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 2। देन मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की, तो मास हो गया x ग्राम, और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, देखिए एक ऑक्सीजन जो गैस होती है उसका मास होता है 16 और 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। सिमिलरली अगर मीथेन की बात की जाए तो ये हो जाएगा x। अब देखिए कार्बन होता है आपका 12, 4 ऑक्सीजन है तो उनका हो जाएगा 4, 12 और 4 आ रहा है आपका 16। तीनों ही गैसेस का मैंने नंबर ऑफ मोल्स आपके कैलकुलेट कर लिया, बट आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, और हमें पता है कि वॉल्यूम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो निकाल दूंगी तो वो आपके वॉल्यूम के रेशियो के ही बराबर होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इनको रेशियो के टर्म्स में लिखती हूँ। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। देखिए इसी टर्म में आपको रेशियो भी चाहिए। तो ये क्या है आपका, ये है x/2 इज टू x/32 इज टू x/16, राइट। तो अपने क्या करना है, यहाँ से x से x आपका बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या करते हैं हम इस चीज को, देखिए एक चीज को हमें कंप्लीटली डिवाइड अप करना है, तो हम ये कर सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर आपका 32 है, तो हम इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे की तरफ। जब यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 को जब 2 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा आपका 16:2। यहाँ पे 32 से 32 कैंसिल 1, और ये 32 डिवाइडेड बाई 16 2। क्या इस टाइप का कोई रेशियो है आपका? 16 1 एंड देन आपका 2। हाँ, तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है ये हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। पहले अगर हम यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लें, किसकी बात करेंगे, डिफ्यूजन के लिए जो आपका लॉ था, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो गैसेस हैं, इनमें से कौन सी गैस पहले डिफ्यूजन होगा, मतलब कौन सी गैस पहले जितनी कितनी ज्यादा निकल जाएगी, ठीक है, एस्केप आउट होती है। तो अगर ये बात करें डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे आपके दो टर्म्स आई या फिर कहें दो स्टेटमेंट्स आई। पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि गैस किस रेट से डिफ्यूज हो रही है, तभी तो हम बता सकते हैं ना, जब हमें उनका रेट पता चलेगा कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज हो रही है तभी हम बता पाएंगे कि ये गैस जल्दी कंटेनर में से चली जाएगी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज के। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो आपकी डेंसिटी होती है, जो आपका डेंसिटी है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब जो आपका डेंसिटी है ये, अगर इसमें फॉर्मूला बताऊं डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में, तो आपको पता है कि जो आपका वेपर डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास बाय 2 लिखेंगे, तो जब आपको रेशियो, क्योंकि हम दो गैसेस में बात करेंगे, तो मान लीजिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस। अब ये है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ बी, नीचे आएगा आपका मोलर मास ऑफ ए, और जो 2 का फैक्टर है वो क्या था आपका, दोनों में कॉमन था तो वो आपका कैंसिल आउट हो गया। एक तो आपका ये था। दूसरी जो बात थी वो ये था कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपकी गैस जो डिफ्यूज हो रही है उसकी वॉल्यूम और कितने टाइम में डिफ्यूज हो रही है। तो मतलब V/T हम इसको बोल सकते हैं, इस चीज के इक्वल है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। जब आप इसको RA/RB के टर्म में लिखेंगे तो देखिए मतलब ये हो गया आपका VA/TA और डिवाइडेड में आएगा VB तो TB, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स में मतलब TB/VB, ठीक है। ये आपके 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं जो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन में जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो यही 2-3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जो क्वेश्चन है ये आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास दो गैसेस हैं A और B हैविंग द सेम वॉल्यूम डिफ्यूज, दोनों ही गैसेस का जो आपका वॉल्यूम है वो आपका सेम है। तो चलो इन्फॉर्मेशन जितनी दी है उतनी लिखते हैं। VA इक्वल्स टू क्या है आपके पास, VB है। थ्रू अ पोरस पार्टीशन, आपके पास पोरस पार्टीशन है उसमें से निकल रहे हैं इन। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 20 एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, मतलब जो A गैस है वो आपका 20 सेकेंड ले रही है और जो B गैस है वो आपका क्या ले रही है 10 सेकेंड ले रही है। तो देखिए यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि जो आपका TA है टाइम, A गैस के लिए टाइम है आपका 20 सेकेंड और जबकि जो B गैस है उसके लिए टाइम क्या है आपका 10 सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि जो मोलर मास ऑफ A इज 49, तो हमें मोलर मास A गैस का भी पता है, MA है आपका 49U, तो आपको मोलर मास ऑफ B निकालना है।
तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है। तो आपको मोलर मास ऑफ बी को तो क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है। तो आप लिखेंगे इसको मोलर मास ऑफ बी, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ ए हमें पता है 49 है। वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी दोनों ही आपकी इक्वल हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। टाइम ऑफ बी गैस का टाइम कितना है आपका 10, और देन टाइम ऑफ ए गैस के लिए टाइम दिया है आपको 20 सेकेंड, राइट। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो देखिए ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमबी गैस 49 का जब आप अंडर रूट कर दोगे यहाँ पे, या फिर हम इसको बोल दें कि आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट गया, हाँ राइट, स्क्वायर करके कर लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा हमें। हमने क्या किया, देन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया एमबी, ये 49 और ये 1/4। आपको तो मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 12.25 U। ये क्या हो गया, आपका जो गैस बी है उसका मोलर मास आ गया। तो अब ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ओके, चले इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। मतलब इन फॉर्मूलाज में ना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्या होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। देन एक होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, राइट। इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। और एक होता है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। आपको कुछ नहीं, बस आप इनको तीनों के अगर फॉर्मूलाज याद कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है आपका अंडर रूट 2RT/m, ओके। एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो ये होता है आपका अंडर रूट 8RT/πm, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करूं तो ये होती है आपकी 3RT/m। अब कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इन तीनों में से मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक गैस के लिए इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे तो किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, राइट। तो देखिए ये क्या है आपका 3RT और ये क्या है आपका 2RT। आपको लगेगा ये 8RT है तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, बट नहीं, ये पाई से क्या हो रहा है आपका डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है आपकी ये होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी जो है ये आपका बीच में आता है, तो मैं इसको बोल देती हूँ ये इंटरमीडिएट है। और जो आपका 2RT है या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये क्या होती है आपकी स्मॉलेस्ट, ओके। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अब अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो कह रहा है कि किस फैक्टर से जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है गैसियस मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होगी व्हेन द टेम्परेचर इज डबल। तो देखिए अगर आपने टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम दो कंडीशंस ले लेते हैं। ये हमारी V1 कंडीशन है। V2 कंडीशन में उन्होंने बोला कि जो आपका टेम्परेचर है वो हमने डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स कर दिया। मैं क्या कर रही हूँ, V2/V1 को डिवाइड कर देती हूँ V एवरेज को। तो V2 क्या है आपका अंडर रूट 2T और ये है आपका अंडर रूट T। अब अंडर रूट T से अंडर रूट T कट गया, ये बचा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 क्या होता है आपका अराउंड 1.4 होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमसे क्या पूछा था कि किस फैक्टर से जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो 1.4 के फैक्टर से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जो ऑप्शन है C, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 730 mm प्रेशर है और 380 ml है ड्राई ऑक्सीजन का हमने कलेक्ट किया। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है ये हमसे कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि आप बॉयल्स लॉ की बात कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपका टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है। वहां पे होता है आपका PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। देन
आगे कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम विल द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm प्रेशर। तो आपको ऑक्सीजन की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है कि 760 अगर प्रेशर कर देते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं P1V1, सिंपल फॉर्मूला लगता है आपका P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ये आपका इनिशियल कंडीशन हो जाएगा और ये आपकी फाइनल कंडीशन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको V2 कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हो गया P1V1 अपॉन में P2। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर हमें कितना दे रखा है 730 mm, तो ये हो जाएगा आपका 730 mm। अगर आप यूनिट्स के साथ लिखना चाहें तो बेटर है। फर्स्ट जो आपका कंडीशन है उसमें वॉल्यूम है आपकी 380 ml, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 380 ml। सेकंड कंडीशन में हमें जो प्रेशर है वो दे रखा है 760, तो ये आ जाएगा आपका 760 mm। तो देखिए मिलीमीटर से ये तो mm से कट गया आपका प्रेशर, तो जो हमारी यूनिट है वो डायरेक्ट ml में आ जाएगी और हमें ऑप्शंस भी ml में ही दे रखे हैं, तो हमें यूनिट कन्वर्ट करने की तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा, तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है आपका 365 ml। ये क्या हो गई, आपकी वॉल्यूम आ गई। ऑप्शंस में देखोगे तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या है इसका राइट आंसर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 500 ml ऑफ नाइट्रोजन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमने क्या किया, कूल किया -5 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर हमने क्या रखा है सेम। मतलब इस केस में जो आपका प्रेशर है वो क्या है कांस्टेंट, और जब आपका प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपका लो लगता है दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखिए अगर आपको याद भी नहीं है तो सिंपल आप आइडियल इक्वेशन लगा लीजिए, PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, nR भी आपके कांस्टेंट है, तो मतलब V/T क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक वॉल्यूम दे रखी है और हमें न्यू वॉल्यूम बतानी है कि जब आप 27 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। अब जब हम टेम्परेचर की जब भी बात करते हैं, मतलब आप याद रखिए जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी के भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो हम हमेशा टेम्परेचर की यूनिट को लेकर के चलते हैं केल्विन में, कभी भी डिग्री सेल्सियस में हम काम नहीं करते। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले यहाँ पे देखिए आपको V1 जो है वॉल्यूम 1 दे रखा है 500 ml, जबकि वॉल्यूम सेकंड फाइनल वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम, राइट। अगर T1 टेम्परेचर की बात करो, स्टार्टिंग में हमारी गैस थी 27 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर मैं इसी को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 27 + 273, तो ये आ रहा है आपका अराउंड 300 केल्विन। सिमिलरली टेम्परेचर 2 को अगर आप चेंज करेंगे तो ये है -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो -5 + 273, तो ये कितना आ जाएगा आपका 268 केल्विन। ओके, तो आपको बस यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है आपका, सिंपली V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। V2 मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगी V1 इंटू में T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। V1 कितना है आपका 500, टेम्परेचर 2 है आपका 268, और फर्स्ट टेम्परेचर जो दे रखा है वो है आपका 300 केल्विन। तो 2 0 से तो आपके 2 0 कट गए, इन दोनों के मल्टीप्लाई को जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये अराउंड आ रहा है आपका वॉल्यूम दैट इज 446.66 ml। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज। तो देखिए जो आपका URMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, दैट इज 3RT/m। ठीक है, अब हमारा जो टेम्परेचर चेंज है सिर्फ इन्होंने वही कंसिडर किया। ठीक है, बाकी तो क्योंकि गैस आपकी सेम है तो 3R और m तो आपके कांस्टेंट हो गए, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये टेम्परेचर के अंडर रूट के बराबर है। और मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर को हम केल्विन में कंसिडर करते हैं, तो दोनों टेम्परेचर को पहले मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लूंगी। तो पहला टेम्परेचर है 27
प्लस 273। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो सिंपली ही आ गया यहाँ से आपका 300 केल्विन, राइट। उसके बाद है आपका 927 प्लस 273, तो ये आ गया आपका 1200 केल्विन। तो अब सिंपली हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, U आ रहा है मतलब U2 डिवाइडेड बाय U1, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आएगा आपका अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट T1। अब देखिए T2 टेम्परेचर कितना है आपका 1200 और T1 है आपका 300 और ये आएगा आपका अंडर रूट में। तो अब क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, 0 से दोनों 0 कट गए और ये आ गया आपका 4। तो मतलब जो आपका U2 डिवाइडेड बाय U1 है ये कितना आ रहा है आपका अंडर रूट 4 आ रहा है, और अंडर रूट 4 कितना होता है आपका 2, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि द टेम्परेचर गैस इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, क्या हुआ, तो यहाँ पे जो आपका U2 है वो 2 टाइम्स U1 हुआ है, मतलब आपकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी डबल हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। देखिए अगर कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में ले लिया होगा ना तो उन्होंने ए ऑप्शन को करेक्ट कर दिया होगा, जो कि आपका क्या है बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मेनली इसमें वो सारे ही मैंने डिस्कस कर लिए जिन पे मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि द रेशियो अमंगेस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय। ओके, देखिए अभी जो मैंने आपको पहले चीज बताई थी उनका आपको रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, देन है आपका मीन वेलोसिटी मतलब आपका एवरेज आ गया, और आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का तो फॉर्मूला भी आपने लिखा, दैट इज 3RT/m। देन जो आपका एवरेज होता है ये होता है 8RT डिवाइडेड बाय πm, और मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है आपका 2RT/m। तो हम देखेंगे तीनों ही केस में RT/m क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ से आएगा आपका अंडर रूट 2, ये आएगा आपका 8/π, और ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3। तो ऑप्शंस में देखिए कि किस ऑप्शन में आपका आंसर मैच कर रहा है। तो देखिए 8√π तो वैसे भी 2 ही ऑप्शंस में दे रखा है, और जिसमें आपका सेंटर में है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।